दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप जैसे जानते हैं इसमें कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम तरह की जो बदलाव की खबरें हैं लगातार राजनीतिक गलियारों में हैं और कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का जिस तरह से कार्यशैली दिखाई दे रही है उसमें ये बात भी स्पष्ट होती है कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। बड़े पदाधिकारियों को जो प्रभारी थे उन्हें बदला गया है। विभिन्न प्रदेशों में जैसे जब बिहार है वहाँ जैसे चुनाव होने वहाँ भी प्रभारी बदले गए हैं, हिमाचल के प्रभारी बदले गए हैं। तो तमाम तरह की जो गुणा-भाग है पार्टी के अंदर, वह भी इस समय कहीं न कहीं एक नए मुकाम पर जाती दिखाई दे रही है। और हाल ही में जिस तरह शशि थरूर को लेकर भी तमाम बातें राजनीतिक गलियारों में रहीं, उसने विभिन्न तरह के कयासों को जन्म दे दिया है। और पिछले दिनों कल केरल के कांग्रेस जो नेता थे, जो सांसद हैं, जो पार्टी पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व उन्होंने मीटिंग की। उससे पहले असम को लेकर मीटिंग हुई। तो तमाम तरह की राजनीतिक कवायद है कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन को लेकर वह चल रही हैं। विभिन्न प्रदेशों में हम इसको देख रहे हैं। तो आखिरकार कांग्रेस का जो चेहरे बदलने की तैयारी है, जो संगठन में बदलाव की तैयारी है, वह क्या इशारा करती है? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या सोच रहे हैं कांग्रेस का जो कायाकल्प करने के बारे में? उन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ख्याति प्राप्त बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ आदरणीय केपी मलिक जी जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी, धन्यवाद कौशिक जी। तो सर जैसे कि आप क्योंकि आपने अनेक कालखंड राजनीति के देखी है, कांग्रेस की राजनीति को आप भली-भांति जानते हैं। विभिन्न बहुत अनेक समय से आप कांग्रेस पार्टी को जो कार्यशैली है, जो उनके शीर्ष नेतृत्व रहा है या सेकंड लाइन की जो लीडरशिप रही है, आपने बड़े करीब से उन्हें देखा है। तो वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं कि कहीं न संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव होने जा रहा है। बड़े पदाधिकारियों को बदला जा रहा है। क्या लगता है वर्तमान स्थिति में कांग्रेस किस तरफ जा रही है? क्या संगठन में जो बदलाव की जो चर्चाएँ हैं, वह कितनी सही है या उसमें क्या आप देख पाते हैं पूरे विषय को? देखिए कौशिक जी, अगर आप देखें कांग्रेस को, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पे राज किया है और जो राजनीति देश में चल रही थी उस कांग्रेस के बाद तमाम दूसरे सियासी संगठन आए, उन्होंने भी राजनीति की। लेकिन अगर हम पिछले 2 दशकों से देखते हैं, तो राजनीति का परिदृश्य बदल चुका है। अब वो पुरानी राजनीति, सैद्धांतिक राजनीति और सिद्धांतों की राजनीति आजकल नहीं होती है। आपको सियासत करने के लिए तमाम पैंतरेबाजी, तमाम शाम-दाम, दंड-भेद करने होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो आज तक अपने आप को कहती थी कि वो देश की सबसे सिद्धांतवादी पार्टी है, अगर वो दरकिनार कर सकती है सिद्धांतवाद को, तो वो कांग्रेस भी उससे कहीं न कहीं अछूती नहीं है। और कांग्रेस को पिछले 20 साल में, या अगर ये देखें कि 90 के दशक से जिस प्रकार से कांग्रेस घटती 2004 में किसी तरह सरकार बना पाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी की कमियां कहिए या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संभालना चाहिए था नहीं संभाल पाई, और कांग्रेस की और उसके मिले जुले सहयोगियों की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी में कोई भी एक ऐसा नेता ऐसा नहीं था जो कांग्रेस को आगे लेके चलने वाला हो। सब अपने निजी स्वार्थ या निजी हितों को देखते हुए आगे चल रहे थे, और उसका हश्र ये हुआ कि 2014 में कांग्रेस का सफाया हो गया और कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई कि आज तक वो सीधी खड़ी नहीं हो पा रही है। उसमें तमाम जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत काम हुए हैं, उसने कांग्रेस की कमर तोड़ दी। भाई राहुल गांधी को पप्पू सिद्ध करना, कांग्रेस की तमाम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की छवि को दूषित करके लोगों को भ्रमित करना, यहाँ तक लेके आना, ये षड्यंत्र के तहत किया गया जो कांग्रेस की समझ में ही नहीं आया। और कांग्रेस के अंदर इस तरह के लोग थे जो कांग्रेस को कमजोर करने का काम लगातार कर रहे थे, जिसको हम स्लीपर सेल कहते हैं या प्लांटेड नेता कहते हैं, जो प्लांट किए गए हैं दुश्मन की तरफ से। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे कांग्रेस को समझ में आने लगी हैं, और ये जो ऑपरेशन आप पिछले दिनों से राहुल गांधी का देख रहे हैं, उसी के तहत ये ऑपरेशन चल रहा है। इसमें पहले नीचे लेवल पे किया गया, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में कुछ जिला अध्यक्षों को, कुछ जिला लेवल के, प्रदेश लेवल के नेताओं को हटाया गया। उसके बाद फिर दूसरे कई स्टेट में भी इस तरह की चीजें कांग्रेस ने की है, और अब वो धीरे धीरे पहुंच गई है कि वो चाहे शशि थरूर हो, चाहे कोई दूसरे बड़े नेता हो, चाहे राजीव शुक्ला सरी के नेता हो, जो कई दशकों से कांग्रेस में काबिज थे, उनको हटा देना जताता है कि कांग्रेस भी
अब इसका जो है सर्जरी करने पे तुली हुई है और उसको मालूम है कि अगर इस बीमारी से बचना है तो सर्जरी करनी होगी और शरीर के कई अंगों को काटना होगा। तो इसलिए ये रणनीति अभी कांग्रेस में शुरू हो गई है। लेकिन इस रणनीति में राहुल और प्रियंका कितने कामयाब होंगे, किस लेवल पे सर्जरी कर पाएंगे, क्योंकि उनके चारों तरफ जो एक घेरा है उसमें अधिकतर लोग प्लांटेड हैं। वो क्या सारे लोगों को निकाल देंगे, वो क्या नए लोगों को लेके आएंगे, तो ये देखना होगा। अभी तो ये शुरुआत भर है, ये सिलसिला लंबा चलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा, जैसा आपने कहा कि बड़ा लंबा सिलसिला चलने वाला है और जिससे कांग्रेस के अंदर जो कुछ, जैसा आपने कुछ नाम भी गिनाए, और लगातार ये कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस के नेता ही फ्लॉप कर देते हैं कहीं न कहीं। जैसे अभी तो हाल ही के चुनाव की बात करें, विधानसभा की, हरियाणा की बात हो, या मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, जो आपस के क्लेश हैं नेताओं के, आपस का जो द्वंद है, वो बीजेपी की जगह अपने नेताओं से लड़ने में ज़्यादा शक्ति अपनी लगा रहे हैं वो। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, इनको समझते हुए भी इतना देर से क्यों फैसले करता है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने में वे कहीं न कहीं चूक जाता है, जो समय पे होने चाहिए। तो इसके पीछे कौन से ऐसे कारण हैं या कौन सी ऐसी मजबूरियाँ हैं, कांग्रेस नेतृत्व को जितना सख्ती से इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए, वह उसमें कहीं न कहीं चूक जाता है समय से? देखिए कौशिक जी, अगर आप देखें ये जो अभी सर्जरी हो रही है, मैं मानता हूं कि उसका भी श्रेय कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा और राहुल गांधी का या निचले लेवल के कार्यकर्ता से बात करना, मिलना जुलना, इसलिए वो कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर हम देखें पिछले कई सालों से, क्या कई दशकों से, वो एक दायरे में ही कैच रहते थे। चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, उनके चारों तरफ एक लेयर है, जिस लेयर में 6-7 लोग हैं और वो उनको बाहर नहीं निकलने देते। अगर आप मिलना चाहते हैं तो मिल नहीं पाएंगे और जिसको वो चाहेंगे वही मिलेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं मिलेंगे। चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो पार्टी के शुभचिंतक हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो दूसरे लोग हों। तो वो जो घेरा था, वो घेरा इतना मजबूत था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक बातें पहुंच ही नहीं पाती थी। जब वो यात्रा पे निकले तो कई लोग ऐसे थे कि जो घेरा तोड़ के घुस गए या उनको एक मौका मिल गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें राहुल गांधी तक पहुंची और राहुल गांधी को लगा कि वास्तव में कई चीजें हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया या मीडिया पे भी जो हम जैसे कुछ लोग हैं, उन्होंने ये चीजें उठाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान आकर्षित करने की एक कोशिश हुई और जिसमें उस पे उन्होंने दिमाग लगाया और उस चीज को सोचा और ये वो चीज सही सिद्ध हुई। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर सही तरीके से आप चुनाव लड़ लेते तो हरियाणा जीता जिताया आप हार गए। कर्नाटक में किस तरह से आपकी सरकार बनी, तेलंगाना में आपकी किस तरह से सरकार बनी, जो दावेदारी आप दिखा रहे थे महाराष्ट्र में उसमें आप फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जताता है कि आपके अंदर एक स्लीपर सेल है और वो बड़ी मजबूती से काम कर रहा है। क्यों नहीं आप कड़े फैसले ले पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास? क्यों नहीं आप अडानी को, जो अडानी को घेरने का काम राहुल गांधी कर रहे थे, एकाएक अडानी को घेरने का काम क्यों बंद कर दिया राहुल जी ने? ये किसने सलाह उनको दी है? क्यों बंद कर दिया उन्होंने? तो ये सारी चीजें सोचने पे विवश करती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उच्च लेवल पे, वो कहीं ना कहीं स्लीपर सेल के साथ काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं दूसरे का एजेंडा हल कर रहे हैं, दूसरे का एजेंडा कांग्रेस में लागू कर रहे हैं। ये चीजें इस तरह की कांग्रेस में चल रही हैं। इसीलिए राहुल गांधी को ये आइडिया आया है। उनके कुछ हो सकता है निचले शुभचिंतक जो हो, उन तक उनकी बात पहुंची हो और उन्होंने ये सर्जरी शुरू की है। जैसा कि मैंने कहा, ये अभी शुरुआत है। देखिए आगे आगे क्या होता है। जी बिल्कुल सही बात है, समय बताएगा कि कितना इसमें सफल होते हैं अपने इस कोशिश में वे। और एक बात और देखने में आती है कि जब राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी खास तौर से हमला करती है या तमाम तरह के जो दूसरे उनके सहयोगी दल ने हमला करते हैं, तो कांग्रेस के अंदर से वो आवाज़ नहीं आती है उनके खिलाफ। मतलब एक साथ जो कांग्रेस के अगर नेतृत्व के खिलाफ बीजेपी कोई दुष्प्रचार कर रही है या आलोचना कर रही है, तो जिस तरह से पूरे कांग्रेस के नेताओं को सेकंड लाइन की लीडरशिप हो या थर्ड लाइन की लीडरशिप हो, वह उतनी आक्रामकता से उसका जवाब नहीं देती है। जबकि हम बीजेपी को देखें, अगर राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो बीजेपी के तमाम नेता, छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे वो ना मुकदमे के दौरान उसमें एफआईआर करवाते हो, लपेटते हो या तमाम तरह के निशान लगाते हो। तो कांग्रेस के जो नेता हैं, क्या उसके पीछे यही कहानी है जो आपने कहा कि कहीं न कहीं प्लांटेड लीडरशिप कांग्रेस के अंदर काम कर रही है, ऐसे लोगों का एकदम अपना जो स्थिति उन्होंने मजबूत की हुई है?
इसलिए उस तरह से वह उस आरोप का जवाब नहीं देती है लीडरशिप? देखिए कौशिक जी, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की तुलना करना या भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पे खड़ी हुई है, कांग्रेस से उसकी तुलना करना बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी के पीछे संघ खड़ा हुआ है, संघ के तमाम संगठन खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम एजेंसियां हैं जिसका वो यूज मिसयूज भारतीय जनता पार्टी करने से नहीं चूक रही है। ऐसे में कांग्रेस उनका मुकाबला कर पाएगी, एक तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी अगर कोई चीज कर रहे हैं तो नीचे वाले जो कार्यकर्ता हैं वो एक स्लीपर सेल के तहत, वो एक षड्यंत्र के तहत उस मामले को आगे नहीं बढ़ाते, उसको कई बार डाइवर्ट कर देते हैं और राहुल गांधी को ही नीचा देखना पड़ता है क्योंकि वो स्लीपर सेल के लोग हैं। तो स्लीपर सेल के लोग तो मुद्दे को डाइवर्ट करेंगे ही। तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं एक लिंक कांग्रेस में है और वो कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी को प्रभावित करता है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और कांग्रेस को उसका एक बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। और मैंने जैसा कि कहा, तमाम नुकसान, तमाम उदाहरण इस नुकसान के आपके सामने हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश लीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, अगर वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, उसमें जो टिकटों का बंटवारा था, अगर और अच्छे फाइन तरीके से टिकटों का बंटवारा होता और कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से वहां टिकट बांटती, थोड़ी मेहनत करती, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 से 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती थी, जिसमें फतेहपुर सीकरी की सीट है, जिसमें मथुरा की सीट है, मथुरा पे दिया ही नहीं है, जिसमें अमरोहा की सीट है, अमरोहा की सीट पे बहुत ही कमजोर कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया। क्यों दिया? इसके कारण क्या है? फतेहपुर सीकरी पे क्यों एक हल्के कैंडिडेट को दिया? तो ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि कांग्रेस में ये निर्णय कौन ले रहा है, राहुल गांधी को भ्रमित कौन कर रहा है, क्या कारण है? तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, ये हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बारीकी से जानते हैं, इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं। अन्यथा ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पे भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई है कि कांग्रेस ने कमजोर कैंडिडेट दे दिया है। और फिर कांग्रेस के जो नेता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेता हो, चाहे केंद्र के नेता हो, वो अपने निजी स्वार्थों के लिए पार्टी के हितों के साथ समझौता कर लेते हैं। तो पार्टी को अगर उनको बेचने का काम भी करना पड़े तो अपने स्वार्थ के सामने पार्टी को भी बेच देते हैं। ऐसे नेताओं की भी कमी कांग्रेस में नहीं है। अब कांग्रेस में कई सारे ऐसे नेता हैं। अब अगर सिंधिया जी आज कांग्रेस में हैं तो कौन सी कमी उनको छोड़ दी थी कांग्रेस पार्टी ने कि उनको नहीं कुछ दिया? सबसे कम उम्र में उनको इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिए, इतने मंत्री बनाए, राहुल गांधी के सबसे करीबी होने के बावजूद आज वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए और भारतीय जनता पार्टी की वकालत करते हैं हाउस में खड़े होकर। तो ये क्या राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है? तो जब इस तरह के, इस लेवल के लोग स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, तो और कितने लोग हैं जो छुपे हुए हैं कांग्रेस में, अभी तो उनको सामने लाना बाकी है। तो ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इन लोगों को, जो पुराने घाघ लोग बैठे हैं, इनको हटा के नए चेहरे, युवा चेहरे और मजबूत चेहरों को आगे लाया जाए। कांग्रेस पार्टी अगर ये चीज करने में सफल हो जाती है तो वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस को सफलता मिलेगी। लेकिन कांग्रेस क्या ये कर पाएगी? कांग्रेस क्या इतना बड़ा जो ये एक चैलेंज है उसको ले पाएगी? तो ये सब देखने वाली बातें हैं। अब कब तक करेगी, कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये सब उसी पे तय होगा अगर कांग्रेस कुछ करेगी तो। जी जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा कि निर्भर ये करता है कि कैसे वह उन चीज़ों को बदलती है, कैसे जो सही लोग हैं उन्हें आगे लाती है। अच्छा, एक बात जैसे आपने सिंधिया का एग्ज़ाम्पल दिया कि जो हम देखा कि राहुल गांधी के जो नज़दीकी लोग रहे हैं, जिनको खूब बढ़ावा दिया गया, 10 साल की सरकार में मंत्री बनाए गए, चाहे आरपीएन सिंह हो, माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, तो तमाम ऐसे जितिन प्रसाद हो, तमाम ऐसे युवा नेता जिनके ऊपर कांग्रेस अपना भविष्य देख रही थी। और उन सबको टारगेट करा गया कहीं न कहीं बीजेपी के द्वारा और वो सब बीजेपी के अंदर हैं। तो ऐसे में जो राहुल गांधी के चौकड़ी के नेता कहे जाते थे, नज़दीकी लोग कहे जाते थे, उनको ही क्यों टारगेट किया गया कांग्रेस से अलग करने के लिए? और उसमें बीजेपी कहीं न सफल हुई, कांग्रेस उन्हें रोक क्यों नहीं पाई? मतलब ऐसे कौन से कारण थे मुख्य रूप से कि उनके नज़दीकी लोगों को टारगेट हुए और वो कांग्रेस छोड़कर राहुल गांधी के साथ छोड़कर चले गए?
देखिए कौशिक जी, अगर आप इन तमाम नेताओं की बात करते हैं, इनमें कई सारे नेता हैं जो अपने मर्जी से या अपने स्वार्थ से गए हैं, ऐसा नहीं है। कई लोगों को जबरदस्ती लिया गया है, चाहे उनको लालच दिया गया हो, चाहे उनको डराया गया हो, चाहे तोता मैना गिद्ध उनके पीछे लगाए गए हों। ये तमाम, देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए तमाम शाम दाम दंड भेद, तमाम सियासी पैंतरेबाजी रणनीति सब करती है। और अगर आप सियासी दल हैं, आपको किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, तो कोई भी दल ये करेगा। कांग्रेस ने कोई कमी छोड़ी ऐसा तो है नहीं, कांग्रेस ने भी अपने समय पे किया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आगे बढ़ के सारी चीजों को कर रही है। और सब कांग्रेस की डे 1 से ये पॉलिसी, भारतीय जनता पार्टी की डे 1 से ये पॉलिसी है कि कांग्रेस को कमजोर करके ही तो वो सत्ता में आएगी। कांग्रेस को कमजोर करके ही तो वो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक सत्ता में रह पाएगी। अगर कांग्रेस मजबूत होगी, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता में रह लेगी? वाजपेयी जी की 5 साल की सरकार थी जो बहुत अच्छी चली। तमाम उनके साथ लोग थे। एनडीए में 18 पार्टियां उस टाइम होती थी। इतने सियासी दलों को साथ में लेके वाजपेयी जी चल रहे थे, और धराशायी हो गए वो 2004 में। कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत थी। कांग्रेस की कई राज्यों में सरकारें लगातार चल रही थी। तो कांग्रेस को पहले कमजोर किया जाए, तभी केंद्र की सत्ता को हथियाया जा सकता है। इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल हुई। अब जो बड़े-बड़े राज्य थे जहां पे काबिज होती थी कांग्रेस पार्टी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो हरियाणा हो, तो सारे राज्यों को छीनने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो सबसे बड़ा नुकसान तो इसमें कांग्रेस को ही हुआ है। तो इसलिए कांग्रेस को कमजोर करके ही आज केंद्र की सत्ता में बैठी हुई है, और दूसरे उनके काम आए। अब केजरीवाल को भी अगर हम आज आकलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक टूल के रूप में ही काम कर रहे थे। जिस प्रकार इन्होंने पिछला हरियाणा का चुनाव लड़ा, तो उससे साबित कर दिया इन्होंने कि ये कहीं ना कहीं भाजपा के टूल के रूप में काम कर रहे थे। चाहे गुजरात के इलेक्शन हो, गोवा के इलेक्शन हो, हिमाचल के इलेक्शन हो, चाहे कहीं भी इनकी जरूरत हो, वहां ये जाके भारतीय जनता पार्टी की मदद करते थे। और अगर एक हिसाब से देखा जाए, तो जो रामलीला मैदान का जो आह्वान हुआ था, और उसकी कमान अरविंद केजरीवाल के हाथ में थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये काम कर रहे थे। और उसी जो जो इनका लक्ष्य था, एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को केंद्र से और दिल्ली की सत्ता से साफ कर दिया और जीरो पे आउट कर दिया। और ऐसा ऐसा कर दिया कि आज तक एक विधायक नहीं ला पाई है कांग्रेस। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से चीजों पे तैयारी के साथ आगे बढ़ी है, कांग्रेस उसमें बहुत पीछे है। और कांग्रेस की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत कमजोर है, ये मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ। अब कांग्रेस पार्टी इसको कैसे कंट्रोल करेगी, कांग्रेस पार्टी कैसे भारतीय जनता पार्टी का सामना करेगी, कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? दूसरी बात अगर हम कहें, कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन जो वहां पे कई बूढ़े बैल कुंडली मार के बैठे हुए हैं, अब वो उठने को राजी नहीं है, दूसरे को अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए भी कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। जब तक आप युवाओं को आगे नहीं लेके आएंगे, जब तक आप नए लोगों को मौका नहीं देंगे, तो कांग्रेस पार्टी कैसे बढ़ेगी? भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि कितनी जगह नए लोगों को मौका देते हैं, अलग अलग जातीय समीकरण को साधने का काम करते हैं। कांग्रेस में क्या आज भी ऐसा है? कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान इस बात का झेलना पड़ा कि जाट जाट भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया कांग्रेस के खिलाफ, और उसका सीधा सीधा नुकसान हरियाणा में हो गया। तो क्या आप जातीय समीकरण भी साधने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस अपने पैरों पर मजबूती के साथ कैसे खड़ी हो। उसके लिए बहुत सारे ऑपरेशन कांग्रेस को करना पड़ेंगे, और राहुल गांधी ये ऑपरेशन कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, कितने नए लोगों को जो है मजबूती के साथ वो सीडब्ल्यूसी में जगह दे पाएंगे, ये सब उस पर निर्भर करता है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बहुत सारा काम, बहुत सारे एक्सरसाइज करने की आवश्यकता और तमाम तरह के एंगल्स पे, तमाम तरह के जो विषय हैं, उन पे बात करने की कांग्रेस के अंदर आवश्यकता है। अच्छा, एक बात और एक निकल के आती है कि कांग्रेस के अंदर जो असहमति के स्वर हैं, वह भी लगातार चलते रहते हैं।
तो ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस का जो ढांचा, जिस तरह का सिस्टम है लोकतांत्रिक, अगर दूसरी पार्टियों की तुलना में कहें तो कांग्रेस में आज भी कहीं न कहीं ज़्यादा है, तुलनात्मक रूप से कांग्रेस के अंदर ज़्यादा है लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्योंकि असहमति के स्वर लगातार निकल के आते हैं। चाहे वर्तमान का जो लाइव एग्जाम्पल है शशि थरूर है, उनका जिस तरह उन्होंने कड़े शब्दों की बात की, और ऐसे कई मतलब अलग-अलग स्टेट में लगातार निकल, हरियाणा में जो कुमार शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में सबके सामने जग जाहिर है वो। तो जो कांग्रेस के अंदर जो ये जो विषय है कि जो सीनियर लीडरशिप है वह अपनी बात पार्टी लाइन से अलग हट के रखने में उन्हें कोई कोताही नहीं होती, चाहे उसका राजनीतिक नुकसान पार्टी को उठाना पड़े। तो ये जो इस तरह के जो सीन सामने आते हैं, इस तरह के एपिसोड जो सामने आते हैं, वो कांग्रेस की राजनीतिक संभावनाओं को स्टेट में तो कमजोर करते ही करते हैं, साथ ही नेशनल एरिना पर भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। तो ये जो सीनियर लीडरशिप इन बातों को समझती क्यों नहीं है? देखिए कौशिक जी, अगर आप ये बातें करें तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने हरियाणा का है। हरियाणा में कांग्रेस जानती है कि हुड्डा और उसका जो परिवार है वो कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेके बैठा हुआ है, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये लगता है कि अगर हम हुड्डा को टाइट करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आसाम की रणनीति पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी उसको प्रयोग कर ले और भारतीय जनता पार्टी वहां कांग्रेस का बिल्कुल ही सफाया कर दे। इससे कहीं ना कहीं डर कांग्रेस को रहता है। दूसरी चीजें ये है कि चाहे वो कुमारी सैलजा हो और चाहे इनके आसपास के दूसरे नेता हो, वो किरण, जो उनकी दूसरी किरण थी चौधरी। वो चली गई, किरण चौधरी वहां चली गई हैं अभी भारतीय जनता पार्टी में, उनकी बेटी हो, चाहे दूसरे लोग हों, ये तमाम लोग ये सोचते हैं कि उनके कंधों पे कांग्रेस पार्टी चल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे उसमें कुमारी सैलजा हो और चाहे और तमाम नाम है, मैं सबके नाम यहाँ नहीं लेना चाहता। तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान कांग्रेस को होता है, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात से डरता है कि अगर हम किसी मजबूत नेता के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो उसको एक बड़ा मौका, बड़ा एक बहाना भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मिल जाएगा। वो तो बहाना ढूंढ ही रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस प्रकार से संबोधित हुड्डा को किया था प्रधानमंत्री ने, हुड्डा जी आप कैसे हैं और आप आ बिल्कुल। नहीं रहे हैं आजकल। तो इसके क्या मायने आप समझते हैं कि इतने बड़े प्रोग्राम में वो गए हैं, वहां तमाम लोग हैं, और प्रधानमंत्री जी को सिर्फ हुड्डा और उनका बेटा ही दिखाई दिया और किसी को उन्होंने इस तरह से नहीं कहा। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस ताक में बैठी रहती है कि कांग्रेस कोई गलती करे और हम उसको फटाफट लें, और उसका नतीजा और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने आसाम का है। अब आसाम में जहां कांग्रेस इतनी मजबूत होती थी, और वही हेमंत शर्मा है आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे करीबी अमित शाह के और सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं। तो यही मौका अगर कांग्रेस उनको देती तो शायद वो कांग्रेस में होते, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उनको मौका नहीं दिया, राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया। वो उनके लिए एक बड़ा बहाना सिद्ध हो गया, और वही बहाने का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और उनको साथ लेके फ्री हैंड दे दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि वहां वो अगर खुद कोशिश करेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। हालांकि उन्होंने शुरू में, आपको याद होगा कि अपनी ही पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री थे उनको हटा के मुख्यमंत्री बना के भेजा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए हेमंत शर्मा के सामने, तो वापस हेमंत शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो इसलिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर वो खुद मजबूत नहीं हो रही है, अपने नाम पे किसी और को मजबूत कर दे, लेकिन कांग्रेस को हटा दे, और कांग्रेस एक बार अगर हट गई तो दोबारा उसके लिए आना बड़ा मुश्किल होगा। और कांग्रेस में जिस तरह की रणनीति, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कैडर करते हैं, कांग्रेस में उस तरह की राजनीति नहीं होती। अब जैसे कि आप देखें उड़ीसा का उदाहरण अगर हम लोग लें, तो उड़ीसा में आज मैदान खाली है भारतीय जनता पार्टी के सामने, नवीन पटनायक समाप्त हो चुके हैं। तो वहां कांग्रेस अगले 5 साल बहुत अच्छा काम कर सकती है, अपने संगठन को मजबूत कर सकती है। कांग्रेस को चाहिए कि वो किसी अपने कद्दावर नेता को वहां का प्रभारी बनाए और वहां अपना कैडर खड़ा करे। अगले 5 साल में वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे और अगले 5 साल में वो सरकार बना सकता है, क्योंकि 10 साल में भाजपा की एंटी कॉम्बेंसी भी होगी, तमाम चीजें भी बदलेंगी, तो एक मौका कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन ये कांग्रेस में करेगा कौन? इतना पेशेंस कहाँ है? कांग्रेस में नीचे है ही नहीं कार्यकर्ता, कांग्रेस में सिर्फ नेता है। तो अगर ये चीजें आप नहीं करेंगे तो फिर आप कोशिश करें या रोना रोए कि सत्ता हमारी जा रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं अगर आप ग्राउंड पे मेहनत नहीं करते हैं। आपने देखा होगा
कि किस प्रकार से आरएसएस और भाजपा के लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, और उसका नतीजा होता है कि आशा के अनुरूप जो हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक अच्छे नतीजे उनके आते हैं। और चौंकाने वाले नतीजे इसीलिए आते हैं कि वो ग्राउंड पे काम करते हैं और आम आदमी को पता भी नहीं चलता कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। दिल्ली में सोचा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के इतने अच्छे नतीजे आ जाए। हम जैसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की एंटी कॉम्बेंसी को देखते हुए 5-7 एमएलए कांग्रेस के आ सकते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी अगर कांग्रेस की 0 सीट आ रही है तो ये जताता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है और कांग्रेस को एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, तभी कांग्रेस कुछ कर पाएगी। अन्यथा कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ बिगाड़ सके। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज अभी कांग्रेस में भी उसकी रणनीति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी में उसकी रणनीति बन रही है कि तमाम छोटे दलों को दोनों ही पार्टियां खत्म कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है छोटे दलों को अपना एलाइज बना के खत्म कर रही है और कांग्रेस पार्टी अपने से अलग करके खत्म कर रही है। जैसे कि कांग्रेस ने अलग होकर आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लेकर छोटे दलों को खत्म कर दिया, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो शिंदे की पार्टी हो। तमाम पार्टियों को भाजपा ने अपने साथ लेकर समाप्त कर दिया, सब समाप्ति की ओर है। चाहे शिवसेना जैसी पार्टियां पहले रही हो, चाहे वो पंजाब की पार्टी रही हो, तो दोनों ही जो बड़े दल हैं वो छोटे सियासी दलों को समाप्त करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका डर भी छोटे दलों में है, चाहे वो भाजपा के साथ हो चाहे कांग्रेस के साथ हो। तो तमाम रणनीति चल रही है, लेकिन यहाँ मैं सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यही देख रहा हूँ कि कांग्रेस का संगठन मजबूत कैसे हो और कैसे वो भाजपा को चुनौती दे पाए। वो इतना आसान मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं, बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि जो लीडरशिप सेकंड लाइन की है, अगर हम देखें इस पे आते हैं कि जो डीके शिव कुमार और गौरव गोगोई 2 नाम ऐसे हैं जो लगातार इस समय में कांग्रेस के अंदर चर्चा का विषय बने हुए हैं। असम को लेकर गौरव गोगोई की बात की जाती है, उन्हें कमान देनी चाहिए। वहीं डीके शिव कुमार क्योंकि एक नेचुरल उनका दावा था सीएम के लिए, तो उनको लेकर भी लगातार बातें कही जा रही हैं कि वह भी कहीं न कहीं जो उन्हें सीएम बनना था या वादा था, वह पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो नेता हैं जिनके ऊपर काफ़ी कुछ कांग्रेस पार्टी की मतलब स्टेक भी लगा हुआ है, उनको सही समय पे सही ज़िम्मेदारी ना देना भी कहीं न कहीं एक नाराज़गी का कारण बन जाता है कि गौरव गोगोई ने जिस तरह से अपने को साबित किया है देश की राष्ट्रीय राजनीति के अंदर, तो उनसे और सीधा मुकाबला हेमंत बिस्वा शर्मा का वह वहाँ पर करते दिखाई भी देते हैं असम के अंदर। तमाम विरोध के बावजूद अपनी लोकसभा सीट जीत के आए। तो ऐसे में सही समय पे सही ज़िम्मेदारी ना देना भी कहीं न कहीं कारण बन जाता है कांग्रेस के अंदर। देखिए कौशिक जी, कांग्रेस की तो तमाम गलतियां हम गिना ही रहे हैं और कांग्रेस तो करती ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है उस बात में, ना कोई हमें कोई अफसोस है इस बात का। लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि जैसे आप तरुण गोगोई की बात कर रहे हैं, तरुण गोगोई ने सारे खतरे उठाते हुए कांग्रेस के साथ वो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कांग्रेस में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम अस्त्र शस्त्र से जो वार उनके ऊपर किए जा रहे हैं वो उसको झेल रहे हैं। चाहे वो अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों उनकी पत्नी का नाम उछाला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनकी पत्नी जो है विदेशी है, तो वो वार भी उन्होंने झेला। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उनको मजबूती देनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनको कमान देनी चाहिए आसाम की, तभी कांग्रेस कुछ कर सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस बात से घबराए हुए हैं कि अगर गोगोई आसाम में आते हैं तो वो कल को उनके लिए खतरा पैदा हो सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम साम दाम दंड भेद उनको साधने में लगा रही है। दूसरी बात, आप कर्नाटक के डी शिव कुमार की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में थी, डी शिव कुमार को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने पनिश कर मौके नहीं छोड़े, लेकिन वो सीना ताने खड़े रहे और कांग्रेस के सिपाही के तौर पे उन्होंने काम किया है। लेकिन जिस प्रकार से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और दूसरे मुख्यमंत्री बने, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग गया था कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो पार्टी तोड़ देंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, अब डीके शिव कुमार को एक अच्छी पोजीशन कांग्रेस को देनी चाहिए। डीके शिव कुमार कांग्रेस के बहुत अच्छे सिपाही हैं
अगर कांग्रेस उनकी कदर नहीं करेगी तो उनका हश्र भी हेमंत बिश्व शर्मा जैसा हो सकता है, इसमें मुझे कोई आशंका नहीं है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी उनके हितों की रक्षा नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगी, तो उनको एक बहाना मिलेगा भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है कि वो हमारे साथ आए। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि उनकी सरकार जिस प्रकार से गई थी कर्नाटक में, दोबारा आने की उसकी बहुत संभावना नहीं है। अगर कांग्रेस थोड़ी और अच्छी मजबूत वहां हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान वहां पे होगा। तमाम साम दाम दंड भेद के बाद इस बार वहां पे भाजपा नहीं आ पाई है, तो इसलिए भाजपा वहां बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास भी कर्नाटक में साफ सुथरा चेहरा नहीं है। जो चेहरे हैं उनके ऊपर करप्शन के और दूसरे तमाम आरोप हैं जो भारतीय जनता पार्टी में नुकसान कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो इसलिए मुफीद चेहरे की तलाश में भारतीय जनता पार्टी भी वहां पे है और वो डीके शिव कुमार को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है उनको अपने साथ लाने। जी जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है कि वर्तमान में जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए भी चुनौती है, साथ ही जो उनके क्षेत्रीय नेता हैं, उनके लिए भी तमाम तरह की जो बातें हैं, उनको भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को एड्रेस करना पड़ेगा। तो कार्यक्रम के अंत में आते हैं, जैसे आपने क्षेत्रीय दलों की बात कही थी, कि कांग्रेस का जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव के पश्चात तमाम बातें हुई, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी का है और अब बिहार में क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले समय में है, ऐसे में बिहार की जो राजनीति है उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी जैसे पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को लेकर आगे बढ़ रही है बिहार के अंदर और राहुल गांधी ने बड़ा विशेष ध्यान बिहार के ऊपर दिया हुआ है। और आरजेडी का अगर दृष्टिकोण देखे हुए पप्पू यादव और कन्हैया कुमार किसी भी तरह से पसंद नहीं करते हैं, ये कई बार सामने भी आया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जो गठबंधन है, वह सबसे पुराना गठबंधन है और सबसे विश्वसनीय गठबंधन भी इन पार्टियों के बीच में रहा है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से बिहार को लेकर अपनी राजनीति को बढ़ाया आगे, उसमें किस तरह से आप कांग्रेस का जो आने वाली रणनीति किस तरह से देख पाते हैं बिहार को लेकर? देखिए कौशिक जी, अगर आप बिहार की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के सामने ये मजबूरी है कि अगर वो लालू यादव के गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो उसको कोई बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी नहीं। क्योंकि कांग्रेस की रणनीति अब ये हो चली है कि जैसे कि आपने दिल्ली में देखा कि अकेले चुनाव लड़े और अपने कैडर को मजबूत करने का काम करें। लेकिन यहाँ पे वो बिहार में अगर ऐसा करती है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के साथ जा रही है। अब तेजस्वी यादव वहां पे किसके साथ समझौता करते हैं, क्या करते हैं? पिछली बार कांग्रेस ने बिहार में गलती ये की थी कि आशा से अनुरूप जितनी सीटें उनको मिलनी चाहिए थी उससे अधिक उन्होंने सीटों पे दावेदारी ठोकी थी और अधिक सीटें ले ली थी और ज्यादा से ज्यादा सीटें हारने का काम कांग्रेस ने वहां किया था। तो इसलिए इस बार इतनी दावेदारी कांग्रेस नहीं करेगी कि बहुत ज्यादा सीटें मांगे और हावी इसमें तेजस्वी रहेंगे। तो कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वो इस बार बिहार में मुझे नहीं लगता कि अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगी। वो भी चाहती है कि किसी भी कीमत पे अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार बिहार में आ गई तो अगले 20 साल उसको कोई नहीं हटा पाएगा और कांग्रेस को 20 साल बाहर रहना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस के सहयोग से तेजस्वी यादव सीएम बन जाते हैं तो उनको 5 साल या 10 साल में कांग्रेस भी एक कोशिश करके हटा सकती है और कांग्रेस की सरकार वहां बन सकती है। इस मानसिकता के तहत कांग्रेस पार्टी एक निर्णय ये ले सकती है कि वो तेजस्वी के साथ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो कांग्रेस की वजह से वो ये नहीं चाहेगी, क्योंकि इसका उदाहरण दिल्ली आप ले सकते हैं। दिल्ली में अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती तो आज दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं होती। लेकिन फिर वो कांग्रेस उस तरह की बात करती है कि अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में उसके साथ होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं होती। तो दो दलों की लड़ाई का फायदा भारतीय जनता पार्टी को ना मिल जाए, इस फॉर्मूले के तहत बिहार में कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी समझौता करेंगे। और इनके साथ ये चाहे वो अब कन्हैया कुमार अगर कांग्रेस में है और कन्हैया कुमार कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो कांग्रेस तो उनको भी इग्नोर नहीं कर सकती है। अब चाहे उसका नुकसान हो चाहे फायदा हो, फैसला तो वही करेंगे। क्योंकि कांग्रेस के पास भी कोई कद्दावर नेता बिहार में तो है नहीं, पुराने नेता है नहीं और नया कोई नेता इस प्रकार से तैयार हुआ नहीं है। जहां कन्हैया कुमार के कई सारे लाभ कांग्रेस को हैं, वो कई सारे नुकसान भी हैं। कई सारी चीजों से फायदे आपको होते हैं, कई सारी चीजें उसके नेगेटिव भी होते हैं।
तो अगर फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा तो जो उसका नुकसान है वो भी कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन मैं ये मोटे तौर पे कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी समझौता तेजस्वी के साथ करेगी। और पप्पू यादव उसमें आते हैं नहीं आते हैं, वो आरजेडी पर निर्भर करेगा कि आरजेडी उनको किस रूप में लेती है। और आजकल एक फ्रेंडली फाइट का भी जमाना चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे पीके को लेके आई है, लेकिन जैसे आकलन वो बाद में करते हैं कि पीके का आकलन किया कि पीके जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा कम नुकसान अधिक पहुंचा रहे हैं, इसलिए पीके को हटा के तमिलनाडु भेजा गया है। और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां जो है मैदान साफ करने में लग गए हैं। और वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वहां पे करेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टूल के रूप में काम करते हैं। तो इसलिए कि उनको हटा दिया गया है, अन्यथा उनको भी रखा गया था तीसरा पक्ष बना के। तो ये सारी चीजें हैं ऐसी कि इन चीजों से कैसे तेजस्वी यादव बचेंगे, कैसे क्या होगा, अभी ये सारी चीजें देखने वाली हैं, क्योंकि जल्द ही चुनाव है, करीब 8 महीने बाद वहां चुनाव है, समय बहुत कम है। तो कांग्रेस हो, तेजस्वी यादव हो, बहुत सोच समझ के उनको निर्णय लेना होगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का तमाम साम-दाम, दंड-भेद तैयार है और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में है कि नीतीश कुमार को शिंदे की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार के हक में यहाँ ये आ जाता है कि उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया है। शिंदे के पास कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं, नवीन पटनायक के पास कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं कि उनके आगे वो अपने बेटे या किसी को लॉन्च करें। ये क्योंकि शूर नेता है नीतीश कुमार भी कोई ऐसे हल्के नेता नहीं है, तो उन्होंने रणनीति को भांपते हुए और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को देखते हुए अपने बेटे को आगे कर दिया है। और उसके बेटे को सिंपैथी मिल सकती है और कल को वो तेजस्वी और वो दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं, क्योंकि दोनों बिहार के लोग हैं। वो भी दोनों चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एंट्री बिहार में ना हो, क्योंकि यही चीज उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक बार बिहार में आ गई तो वो 20 साल की गारंटी लेके आती है। तो इसलिए वो दोनों लोग नहीं चाहेंगे, चाहे वो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार हो और चाहे तेजस्वी यादव हो, वो किसी भी कीमत पे इंटरनली आप देखेंगे भी कि चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे निशांत हो, वो कोई भी गंभीर टिप्पणी या इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि जिससे विपक्ष को कोई खराब हो जाए या तेजस्वी यादव के लिए कोई अपशब्द की बात करें या लालू यादव के खिलाफ कोई बात करें। इस तरह की बात वो नहीं कर रहे हैं, तो ये जताता है कि इंटरनली कहीं न कहीं एक खिड़की उन्होंने खोल के रखी हुई है कि अगर ज़रूरत पड़ी, तो वो आरजेडी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ भी आप ये देख रहे हैं कि लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, उनका कोई भी बयान नीतीश कुमार के या उनके बेटे के खिलाफ सीधा-सीधा नहीं आ रहा है, जैसा कि पहले आता था। तो इसलिए दोनों के बीच में कोई तल्खी या कोई गरमा-गर्मी दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे हम सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे हैं, जो आने वाले चुनाव के बीच हमें दिखाई दे सकते हैं। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बड़ी मैच्योरिटी से दोनों जो युवा नेता हैं, जो नीतीश कुमार के जो राजनीतिक उनके जो पुत्र हैं बढ़ाने वाले, बड़ा बस मैच्योरिटी वाला व्यवहार उनका सामने आया। अभी तक कोई ऐसा कोई तल्खी टिप्पणी किसी के लिए उन्होंने नहीं कही है। तो तमाम तरह की संभावनाएँ राजनीति में हमेशा बनी रहती हैं। आपने भी उसकी तरफ इशारा भी किया है कि किस तरह की संभावनाएँ आने वाले समय में बिहार के अंदर हो सकती हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने जिस तरह पूरे विषय को परिभाषित किया है, कांग्रेस पार्टी की राजनीति को बताया है और तमाम तरह के जो क्षेत्रीय दलों की राजनीति को भी आपने बड़े विस्तार से बताया। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।